हेलो फ्रेंड्स। थैंक्स, आपके बहुत सवाल आ रहे हैं और उनके पूरे जवाब को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ वक्त से वीडियो बनाना चाहता हूँ पर नहीं बना पा रहा हूँ कुछ टाइट शेड्यूल की वजह से। तो आज सोचा चलो आज संडे है तो आपके जो सवाल है उनका जवाब दे दूँ। तो आज पहला सवाल जो लूँगा वो है सिंह पवन कुमार जी का। इन्होंने कहा है कि सर जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा है। मैं एक रिवॉल्ट टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर हूँ और उस ग्रुप में बहुत सारे इश्यूज है पोस्ट कर रहे हैं RV400 को लेकर। क्या आप क्लेरिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स इन RV400? बेल्ट टूटना, रेव 95, रिवॉल्ट सर्विस इज़ बैड। रिवॉल्ट 400 के कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीज़ करते हैं। नया चार्जर जल्दी ख़राब हो रहा है। स्पेयर पार्ट्स का वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाएं। देखिए, इस पर मैं कैसे वीडियो बनाऊँ मुझे पता नहीं। तो देखिए, अगर आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स का, तो हाँ, बहुत सारे रिवॉल्ट ग्रुप में मोस्टली मैं सभी रिवॉल्ट ग्रुप में हूँ मैं। तो टेलीग्राम जो आप जिस ग्रुप की बात करें उस ग्रुप में भी मैं हूँ। तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया था। तो चलो मैं आपको थोड़े थोड़े जो जिन सवाल का जवाब दे सकता हूँ उनका जवाब देता हूँ। पहला आपने कहा बेल्ट टूटना प्रॉब्लम। तो देखिए, बेल्ट टूटना का आपका प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जो है बेल्ट एडजस्ट करना होगा। कुछ मैंने देखा कुछ बाइक का बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको वो बेल्ट जो है ज़्यादा टाइट नहीं रखना, एक नॉर्मल टेंशन पे रखना है उसे। तो वो कैसे करना है वो अगली वीडियो में आपको जल्द ही अभी मतलब मे बी 2 दिन के अंदर मैं पूरा ट्राई करता हूँ वो अपलोड करने का वीडियो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह प्रॉपरली बेल्ट को एडजस्ट किया जाए ताकि आपका बेल्ट टूटे नहीं। बेल्ट टूटने का और एक जो रीज़न जो है वो ये है, मैं जैसे कहा था, ब्रेक कट ऑफ स्विच अगर आपका जो है जो मोटर कट ऑफ स्विच है वो ख़राब होता है तो उस वजह से भी बेल्ट बहुत टूट जाती है। तो ये नॉर्मली 2 ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आए जिस वजह से बेल्ट टूट रहा है, वरना मेरी तो 20,000 किलोमीटर हो गए अब तक मेरा बेल्ट टूटा नहीं है। तो शायद मुझे नहीं लग रहा कोई बेल्ट में इशू है। पर नॉर्मली ये जो 2 एरर है उनकी वजह से बेल्ट ज़्यादा टूट रहा है। तो वो मैं अगली वीडियो में क्लेरिफाई करूँगा कि किस तरह आपको बेल्ट एडजस्ट करना है। ठीक है। तो उसके बाद में अभी दूसरा कमेंट लेता हूँ। दूसरा कमेंट है ये राज मौर्य जी का। सुपर वीडियो, प्लीज़ डिस्क ब्रेक का भी वीडियो बनाइए। मेरा व्हील थोड़ा जाम चल रहा है ब्रेक पैड की वजह से। सर्विस सेंटर वाले जब भी जाओ तो ओपन करके थोड़ा लूज़ कर देते हैं। जी देखिए, अभी आपका ब्रेक पैड जो है, आप अगर आपका व्हील अगर जो प्रॉपर स्पिन नहीं हो पा रहा है तो उसके वजह से 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपके ब्रेक्स जो है वो आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो आप ब्रेक पॉलिश कर लीजिए। तो ब्रेक पॉलिश करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ब्रेक पैड आपको खोलने हैं, कैसे निकालने हैं, साफ़ कैसे करने हैं। तो आप जो है ब्रेक यूज़ कर लीजिए और थोड़ा पंपिंग, और हो सके तो आप ब्रेक ऑयल जो है वो चेक कर लीजिए। मुझे डाउट है कि आपके शायद ब्रेक में या तो एयर भी पकड़ा हुआ हो सकता है। तो अब वो कैसे निकालना है उसके लिए भी मैं चाहिए तो एक वीडियो बनाऊंगा ब्रेक के लिए डेडिकेटेड। पर फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है। तो क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है तो इसके लिए मैं और एक वीडियो नहीं बना सकता। तो फिर भी ट्राई करूँगा मैं। ऑयल चेंज का जब बनाऊँगा तो ऑयल चेंज के साथ ब्रेक्स में अगर आपके एयर पकड़ा है तो कैसे निकालना है उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ओके, अगला सवाल जो है फेस कर्व में है, मंगेश दिगे जी का है। इन्होंने पूछा थैंक यू फॉर वीडियो। दिन के वक्त हेडलाइट लैंप अगर बंद करेंगे तो थोड़ा बैटरी बचत हो सकती है। जी दिनेश, मंगेश दिगे जी, एक्चुअली ये मैंने पहले भी इनका जवाब दे चुका हूँ कि हेडलाइट मैंने रिमूव करके देखी, मैं बंद तो नहीं कर सकता क्योंकि वायर मुझे कहीं पर टैंपरिंग नहीं करना है जिस वजह से वारंटी में इशू हो। और मेरी जितनी भी वीडियोस होती है ये पूरी तरह जेन्युइन होती है, इसमें मैं कहीं पर टैंपरिंग नहीं करता जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो। मेरी कोई भी वीडियो में आप कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे उससे आपको वारंटी में कोई इशू नहीं होने वाला है। उस तरह के मॉडिफिकेशंस मैं करता हूँ। तो बेसिकली तो मैंने हेडलाइट बंद करके देखा, पर सच कहूँ तो मैं पहले तो जो हेडलाइट का मैंने पावर कंजम्पशन चेक किया। हेडलाइट का पावर कंजम्पशन करीबन ये 12 वाट तक जा रहा है और बैटरी, हाँ, तो नॉर्मली हेडलाइट निकालने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। अगर आपको बेटर रेंज चाहिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जितना हो सके उतना स्मूथ एक्सीलरेशन करना है और स्मूथ ब्रेकिंग। ये 2 ही तरीके हैं जिससे मुझे बहुत अच्छी रेंज मिली। और एक कोई भी कांस्टेंट स्पीड आप जो है मेंटेन रखिए। तो वो एक ये सबसे बड़ा जो है यही एक टेक्निक मुझे मिला है। आप जितने कम एम्पेयर में आप चला पाओगे गाड़ी उतना कम एम्पेयर में आप चला लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रेंज मिलेगा। ठीक है। तो ये हेडलाइट रिमूव करके कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा, तो आई वोंट रिकमेंड इट।
तो फिर भी अगर आपको निकालना है तो मैंने वीडियो बना दी है किस तरह आपको वीडियो मतलब हेडलाइट रिमूव करनी है, तो आप रिमूव करके ट्राई कर लीजिए चाहिए तो। फिर उसके बाद देखिए आप खुद आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में जो दूसरा सवाल है दिलीप पटेल जी का, इनका है मेरी बाइक रिमोट से ऑफ़ नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। सर देखिए, मैं अगर आपका रिमोट से अगर ऑफ़ नहीं हो रही तो उसके पीछे दो ही रीज़न्स है। एक तो इमोबिलाइज़र आपका ख़राब है या तो आपका रिमोट का इशू है। आप सबसे पहले रिमोट का आप सेल जो है वो रिप्लेस कर लीजिए। रिमोट का सेल रिप्लेस करने के बाद आप ट्राई कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। अगर नहीं हुआ फिर भी तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो इमोबिलाइज़र चेंज करना। तो वारंटी में आपकी गाड़ी है, आप जाके सर्विस सेंटर से इमोबिलाइज़र आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा एक जो है यही सजेशन है। अभी उपेंद्र अग्रवाल जी ने जो मैं सवाल पूछा था वीडियो बनाना है या नहीं, तो उन्होंने किया कि हाँ आप वीडियो बनाए, तो थैंक यू। आप जितने भी सजेशन दोगे वो पूरे हर सजेशन में ध्यान से सुनता और उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाता। तो प्लीज़ आप सजेस्ट करते रहिए, मैं आपके जितने भी सजेशन हैं उन पर वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं अगला सवाल लेता हूँ मैं। पॉज। जी उपेंद्र अग्रवाल जी ने सवाल पूछा था, हेडलाइट के विषय में जानकारी के लिए धन्यवाद। अगर संभव हो तो कृपया यह भी बता दीजिए रिवॉल्ट RV400 में रीजनरेटिव कैसे काम करता है। क्या जब हमें एक्सीलेटर फ्री कर दिया है तब ये एक्टिवेट हो जाता है, या जब ब्रेक लीवर का थोड़ा सा दबाव हो तब एक्टिव होता है, या फिर जब ब्रेक लगता है तब एक्टिव होता है। जी आपका सवाल सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये मैं रीजनरेटिव के रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहता ही था, तो ऑब्वियसली मैं ठीक है। ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब जब दूंगा तो इसमें मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि दोनों भी जो सब्सक्राइबर्स जो है मेरे, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों को इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि गाड़ी पे लिखा हुआ है यहाँ पे RBS रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें है नहीं, एक्चुअली है पर एक्टिव नहीं किया उन्होंने, तो उस वजह से ये जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो एनीवेज तो मैं बताया था आपको। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो आपने सवाल पूछा वो पहले बता दो, क्या हमें एक्सीलेटर फ्री कर दिया होता है तब ये एक्टिव होता है। तो बेसिकली अगर आपका ये सवाल है कि एक्सीलेटर छोड़ने के बाद, देखिए एक्सीलेटर आप जो ये रीजनरेटिव जो वर्क करता है वो कैसे पहले वर्क करता है वो बताता हूँ। रीजनरेटिव के लिए ये होता है कि आप मतलब मैंने खुद ये देखा हुआ है इसकी ब्रेकिंग पावर कैसी होती है। मैंने जब मोटर निकाली थी, मैंने इसकी जितनी भी वायर से मोटर थी, जी हाँ, तो मोटर के मैं वायरिंग्स वगैरह चेक किए तब मैं पता चला रीजनरेटिव कैसे वर्क करता है। तो रीजनरेटिव वर्क करने के लिए आपका कंट्रोलर जो है वो डिस्कनेक्टेड मोड में नहीं रहना चाहिए, वो कनेक्टेड मोड में रहना चाहिए। तो कनेक्टेड मोड में रहने के लिए मतलब आप जो एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि रीजनरेटिव का वर्क नहीं करता, रीजनरेटिव एक्टिवेट करना है आपको, तो उसके लिए मैं दो तीन आपको ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। तो ट्रिक्स जो है, पहला ये है कि आप गाड़ी आपकी थर्ड मोड में आप लेके जाइए, फुल थ्रोटल में आप गाड़ी चलाइए, आपकी जितनी भी अटेन होती है गाड़ी 70-75 की स्पीड पे आप चलाइए, वही स्पीड पे आप मेंटेन रखिए बिना एक्सीलेटर छोड़े। उतने ही एक्सीलेटर को, थोड़ा भी आपको एक्सीलेटर कम नहीं करना, आपको उतने ही एक्सीलेटर में डायरेक्ट आपका मोड चेंज करके फर्स्ट मोड पे लाइए गाड़ी। देखिए बिना ब्रेक दबाए आपकी गाड़ी किस तरह जो है एकदम स्लो हो जाती है, और साथ ही साथ गाड़ी स्लो भी होगी और आपका रीजनरेटिव का आपको सिंबल भी आएगा गाड़ी में, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है और बैटरी आपकी हल्की सी चार्ज हो रही है। तो जी हाँ, अगर आपको रीजनरेटिव वर्क करना है तो आपको ब्रेक जो है, तो ब्रेकिंग जो है आपको हल्का सा दबाना है रीजनरेटिव के लिए, पूरा नहीं दबाना है, just हल्का सा दबाना है। जब आपको सिंबल नज़र आएगा रीजनरेटिव का तो समझ लीजिए आपका रीजनरेटिव वर्किंग है। और आपको रीजनरेटिव के लिए ब्रेकिंग दबाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक जब आप दबाते हैं तब आपका कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये कट ऑफ हो जाता है। आप जैसे एक्सीलेटर का बोल रहे थे, अगर बाई चांस में एक्सीलेटर रखा और साथ में आप अगर ब्रेक दबा रहे तो एक्सीलेटर आपका कट ऑफ हो गया और कंट्रोलर आपका एक्टिवेट हो चुका है, तो आपका रीजनरेटिव वर्किंग करेगा। क्योंकि अगर आपने बाई चांस ब्रेक नहीं दबाए, एक्सीलेटर भी नहीं दबाया अगर, तो फिर दोनों भी मोड में अगर फिर भी आप अगर गाड़ी चला रहे तो आपका रीजनरेटिव वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आपने थ्रोटल रिलीज़ कर दिया है तो आपका कंट्रोलर से जो है मोटर का कांटेक्ट टूट चुका है। तो उस कंडीशन में आपका पावर जो भी जनरेट हो रही है व्हील से, वो कहीं पे भी आपके कंट्रोलर के थ्रू बैटरी में जाएगी नहीं। तो इसलिए आपको अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए
कंपलसरी आपका स्विच, ये ब्रेक कट ऑफ स्विच आपका एक्टिवेट रहना चाहिए। वो अगर आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच अगर आपका ख़राब है तो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा, वो आपका चालू रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रेक कट ऑफ स्विच आपका रहेगा अगर, तो जैसे आप थोड़ा सा भी ब्रेक दबाओगे वो चलेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है इसके थ्रू। कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इसमें ABS है क्या। तो देखिए, इसमें ABS नहीं है। ABS जो वर्क होता है, ABS के लिए सेंसर होते हैं। ABS में जो आपके व्हील्स जो है वो दोनों प्रॉपरली दोनों का स्पीड जो है कैलकुलेट किया जाता है, कितने RPM पे फ्रंट व्हील घूम रहा है और रियर व्हील कितने स्पीड में घूम रहा है, और उसके बेसिस पे दोनों व्हील्स को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक लगाया जाता है, जिस वजह से गाड़ी पूरी कंट्रोल में रहती है। तो इसमें ABS नहीं है। इसमें जो है आप CBS बोल सकते हैं। CBS मीन्स क्या है कि ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग मतलब आपने अगर फ्रंट ब्रेक दबाया तो भी आपका रियर व्हील जो है वो थोड़ा जैम होना चालू होगा। ठीक है, तो ये है, मतलब आप आगे का ब्रेक दबाइए या पीछे का, आपका आगे का ब्रेक तो लगने वाला नहीं है, पर आगे के ब्रेक के दबाओगे तो भी पीछे का ब्रेक आपको ऑटोमेटिक लगने ही वाला है। तो एक साथ में दोनों ब्रेक लगेंगे, भले आप फिर आप फ्रंट ब्रेक दबाओगे तो दोनों ब्रेक लगेंगे, रियर ब्रेक अगर आप दबाओगे तो उसमें दोनों ब्रेक नहीं लगेंगे, सिर्फ फ्रंट का ये अपना सिर्फ रियर ब्रेक लगेगा। पर ये भी क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम जो है रिवॉल्ट RV400 में, वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही कम है, उन्होंने बहुत लोवेस्ट मोड पे रखी है, जिस वजह से ब्रेक्स अप्लाई नहीं होते रीजनरेटिव में। तो उस वजह से आप अगर फ्रंट ब्रेक दबाते हैं तो आपका पीछे का ब्रेक हल्का सा फील होगा लगा हुआ, पर कुछ वर्क नहीं करता, वो मीन्स इफेक्टिव नहीं है। तो आपको ब्रेकिंग जब भी आपको गाड़ी रोकनी है, ट्राई कीजिए कि दोनों आप ब्रेक दबाए। आप CBS के जो रिवोल्ट के CBS के भरोसे पे मत रहिए। ठीक है, तो ये आपको करना है नॉर्मली। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए आपको जो यूज़ करना है वो यही है कि आपको ब्रेक लीवर दबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जयंत पॉल जी ने पूछा हुआ, पारुए जी ने पूछा है, हेलो सर, रिवोल्ट में हज़ार्ड लाइट लगाने का तरीका बता दो। जी हाँ, तो मैं बीच में मैंने कहा था कि मुझे टेम्परिंग नहीं करना, वारंटी वॉर हो जाएगी, इसलिए मैं टेम्परिंग नहीं कर रहा था। पर मैंने देखा एक वीडियो जहाँ पे वो बिना आपको कुछ वायर कट ऑफ किए आप हज़ार्ड लाइट लगा सकते हैं। तो हज़ार्ड लाइट लगाने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका ये सीट के नीचे कनेक्शन है, वहाँ पे आपको जो बर्जर मिलता है वो लगा लीजिए। पर नॉर्मल बाइक में एक बर्जर से काम होता है, यहाँ पे आपको 2 बर्जर लगाने पड़ेंगे, तभी आपका वो हज़ार्ड लाइट वगैरह का जो है वो एक्टिवेट होगा। तो हज़ार्ड लाइट का मतलब वो बर्जर बजेगा, पर मुझे ये समझ में हज़ार्ड लाइट अगर लगाने की बात करें तो उसके लिए और एक स्विच लगाना पड़ेगा, वो एक बात है। तो वो अगर आप स्विच अगर लगाएंगे तो मेरे ख्याल से वारंटी वाइड हो जाएगी। जैसे नॉर्मल हम लोग पार्किंग लाइट जब ऑन करते हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें चारों लाइट जो है ऑन हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई और बटन है जिसके बेसिस पे ये सभी बटन जो ऑन हो सकते हैं। या फिर आप अगर बाहर से अगर बटन एक लगाएंगे तो वारंटी में इशू होगा, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप हज़ार्ड लाइट वगैरह लगाएं। पर बर्जर लगाना है, बर्जर लगा सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगाना है तो हज़ार्ड लाइट का वीडियो तो मैं ट्राई करूँगा, आपको बता दूँगा कैसे लगाना है, पर मैं मेरे गाड़ी में हज़ार्ड लाइट्स नहीं लगाने वाला। ठीक है, ठीक है। तो अगला सवाल मिस्टर वीरेन जी के पास से है कि सीट का कोई जुगाड़ बताओ। भाई सीट बहुत पतली है। जी हाँ, सच में सीट बहुत पतली है, उस वजह से लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाओगे तो बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आपके यहाँ पे जो लोकल सीट मेकर है उनका सब सीट लेके जाइए। मेरे एक दोस्त ने भी किया, उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा फोम लगवा के लिया है, ये निकाल के ये यहाँ पे और फोम लगाया हुआ है, ताकि सीट उस वजह से थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, इतनी ब्रॉड हो गई है तो बैठने सच में बहुत कंफर्टेबल। और यहाँ पे भी उसने अच्छे से कुशनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी तो बहुत अच्छी बनी है सीट। मेरे ख्याल से 150 रुपये कुछ खर्चा आया। मैंने से पूछा ज़्यादा कुछ कितना, तो बोला नहीं ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, सिर्फ 150 रुपये है। तो आप सीट को जो है ब्रॉड कर सकते हैं, वारंटी का कोई इशू नहीं होता। पर हाँ, अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपको सच में तकलीफ़ हो रही है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सच में आप सीट को जो है ब्रॉड करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नागाराजू जी ने पूछा है, प्लीज़ सजेस्ट बेस्ट रियर मडगार्ड fittings. Can we use 6 ampere port for charging with 6 amp to 16 volt converter? Basically, like if you are looking for a mudguard, then there are lots of mudguards available on the Amazon also, so you can try that. And I have not installed it because the reason. So you can try Amazon. Over there you have lots of option of the rear mudguard if you require. Then you can buy it from there.
And if you want to get it installed, then obviously there are some videos available on the YouTube. You can refer to them and see how you can fix them up. But I have not installed it because the reason why I avoided that thing was that because obviously my suspension is totally gone now. So it has become so soft that when I had applied a rear mudguard, if I like, okay, so due to the suspension problem, I have to get it replaced now. But the thing is that service center isn't having the suspension. So the thing is that when I was driving with the pillion, then the rear end was hitting the mudguard. That's the reason I have removed it. But you can try the mudguard if you want, and the videos are available on the net. As well as the question which you asked me, honestly, it is a little bit confusing for me. That can you what kind of so I am unable to understand what kind of converter you are talking about because like even I am using a normal computer AC wire to I have connected that wire to my charger and I am able to charge my bike properly without any kind of issues with the normal wire which is available on the which I use it normally on the PC. But when you buy that cable, keep in mind that the cable should be able to handle at least 10 amperes. It's clearly mentioned on the wire. So you have to just check the wire and buy a best quality wire so you can use it with the charger, and then you will be able to charge your bike with a normal plug like I do. I am using a normal plug to charge my bike. I don't use the 16 ampere switch, so you will be able to. And yeah, if you use the converter still it's fine, but I don't think you require any kind of like a converter or anything. You just need a wire. You can which is available like in any hardware store. Normally that wire is used in like normally PCs. So you can in any computer you can remove that wire and use it in your bike for charging. So I have not faced any kind of issues. It's been more than a year now. I have been using it, but I don't face any issues. So I don't think you will be having any problem. तो जिन लोगों का भी ये सवाल है कि क्या हम नॉर्मल वायर जो कंप्यूटर में होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्या चार्जर के लिए, क्योंकि बड़ा प्लग हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता 16 एम्पेयर का, तो वहाँ पे 6 एम्पेयर या फिर जो 5 एम्पेयर का प्लग जो होता है उसमें चार्जिंग करने के लिए कोई कन्वर्टर लगाए क्या। तो कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस केबल जो है वो नॉर्मली केबल यूज़ कर लीजिए जो नॉर्मल पीसी के लिए। पर वो केबल भी उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, तो आपको केबल पे लिखा होगा देखिए 15 एम्पेयर 16 एम्पेयर लिखा होता है, उस तरह 10 एम्पेयर या 11 एम्पेयर लिखा होता है। तो 11 एम्पेयर वाली जो वायर जो हैंडल करेगी वैसी वाली वायर लीजिए और वो आप चार्जर में लगाइए, आप नॉर्मली नॉर्मल प्लग पे चार्ज कर पाओगे। तो आपको कन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वायर भी आप चेंज करके नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है ये सुभद्रदीप अधिकारी जी का है। रिक्की भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ रिवॉल्ट नहीं बाकी सब ईवी के लिए, क्या ईवी बाइक के लिए अलग से पावर बैंक हो सकता है क्या? मतलब रास्ते पे इन केस बैटरी ख़त्म हो जाए तो कहीं चार्ज करना हो। आपका सवाल सो बेसिकली आपका सवाल अच्छा है और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कुछ अगर गाड़ी बीच में कहीं पे बंद पड़ गई तो क्या करें, कोई भी ईवी का प्रॉब्लम जो है। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे जुगाड़ है, इंडिया में जुगाड़ पे ही चलता है। तो एक सच बात को तो पावर बैंक का मुझे नहीं लग रहा पावर बैंक कहीं पे पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बैटरी जो है ये 45 AH की है। तो अगर आपका पावर बैंक अगर आपको बनाना है तो जितनी बड़ी ये बैटरी है उससे बड़ी, मतलब ये हमारी जो है नॉर्मली 72 वोल्ट 45 AH की बैटरी है। तो आपको अगर पावर बैंक बनानी है तो आपको कम से कम आपको 150 AH की बैटरी यूज़ करनी होगी, जो कि बहुत महंगी पड़ेगी। और मेन मतलब इशू ये होगा कि उसे चार्ज करने में जितना वक्त जाएगा मुझे नहीं लग रहा कि उतने में आप कहीं पे यूज़ कर पाओगे, क्योंकि वो तो क्रिटिकल है। तो पावर बैंक नहीं बना सकते। पर हाँ, एक इसका सॉल्यूशन ये है, आप नॉर्मली जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर पे आप लगाइए और जनरेटर पे लगा के आप जो है नॉर्मली गाड़ी को आप चार्ज कर लीजिए। जनरेटर है या फिर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी अभी कोई जगह बची है जहाँ पे पावर का प्रॉब्लम होगा। हर जगह पे आजकल पावर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कहीं पे प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता मुझे। तो आप नॉर्मली उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या आप जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह से हम लोग चार्ज होती है क्या बैटरी? तो जी हाँ, होती है, पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी जो है बहुत कम चार्ज होती है, बहुत कम।
मतलब अगर आपने करीबन 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे चलाई तो आपकी शायद मुश्किल से अगर 1% हुई तो हुई, या फिर 20 किलोमीटर पे 1% हो रहा है, तो मुझे वो चार्जिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कुछ यूज़फुल नहीं लग रहा। पर पावर बैंक जो है वो नहीं हो पाएगी पावर बैंक का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पावर बैंक का कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको जनरेटर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उतना एम्पेयर के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं जितना इनको ज़रूरत है। तो आप चार्जर से ही कर लीजिए, वही बेटर है। तो पावर बैंक का तो कुछ हो नहीं सकता। तो एनीवेज अभी अगले सवाल पे आता हूँ मैं। ये चिराग जी ने पूछा हुआ है, चिराग गावर जी ने। मैंने 4 नवंबर को RV300 लिया है, बट इसमें स्पीड और एवरेज नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं रिवर्स सर्विस सेंटर में दिया है। कैन यू गाइड मी अबाउट RV300 टॉप स्पीड एंड एवरेज? तो देखिए RV300 का मुझे लग रहा है कि टॉप स्पीड जो है वो करीबन 65 का है, आई गेस 65 का टॉप स्पीड है उसमें। और एवरेज तो मुझे लग रहा है वही नॉर्मली 120-130 का एवरेज कहाँ आ गया है। तो उतना, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो पर्सनली तो मैंने चेक किया, पर नहीं कहीं पे भी मतलब चलाया नहीं मैं, तो मैं उतना आपको खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर कर सकता हूँ। पर हाँ, जो मैंने ब्राउज़र वगैरह में जो पढ़ा है वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। टॉप स्पीड 65 का है, और रेंज की बात अगर करें तो 120 का कुछ रेंज बताया था, तो मुझे लग रहा है उतना ही रेंज है। और RV300 ठीक है बाइक, ऐसे कुछ इशू नहीं। पर अगर आपको एवरेज कम मिल रहा है तो मुझे और एक फ्रेंड है जिनकी RV300 है, उन्होंने भी कहा कि उनको भी ज़रा स्पीड जो है फ़िलहाल उनका इशू आ रहा है थोड़ा सा रेंज का। तो मैंने उनको वही कहा कि आप बैटरी जो है स्वैप करा लीजिए। तो यही एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा तो और कुछ सॉल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अभी तक पर्सनली वो गाड़ी को चेक नहीं किया। या फिर आप जो है ब्रेक कट ऑफ स्विच चेक कर लीजिए। ड्राइविंग का आपका जो मोड जो है उस पर ध्यान दीजिए, और जितना हो सके उतना आप स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड आप मेंटेन कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा बार ज़ोर से ब्रेक ना दबाएं। जितना होगा उतना स्मूथ एक्सीलरेशन कर लीजिए और स्मूथ ब्रेकिंग किया कीजिए, तो आपको रेंज अच्छी मिलेगी। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ईवी हो, तो नॉर्मली आप अगर जब एम्पेयर कांस्टेंट रखते हो आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। ठीक है, बस। अगला सवाल जो पूछा है ये शोएब अली जी ने। सर, माय नेम इज़ शोएब अली। सर, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन। योर वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल टू अस। सर, वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस बाइक. I have some questions. Sir, I drive 100 to 150 kilometers every day. Should I get this bike or not? जल्दी ख़राब तो नहीं होगी? How long the battery will last? How much can I drive bike using the regenerative braking system? How to ride the bike for long range? I hope you will answer the question. Okay, the Shoaib ji, really thanks a lot for subscribing, and really I have been I have seen lots of questions regarding this, that okay, how much range am I gonna get, and all this. So I would like to clarify for a few things. First of all, if you drive around 100 to 150 kilometers every day, is this bike a proper bike for you or not? तो जिन लोगों का सवाल ये है कि 150 किलोमीटर जिनका रनिंग है दिन का, तो उनके लिए अच्छी बाइक है या नहीं। तो देखिए ये बाइक 150 अब तक मुझे कभी दी नहीं है। मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, 150 मुझे नहीं। तो नॉर्मली मैंने बाइक जब चलाई है, मुझे जो आज तक जो अच्छा रेंज जो मिला हुआ है, तो मतलब मैं अब तक लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं गया हूँ, इसलिए मैं कुछ आपको 100% जो है नहीं बता देता कि मैं पूरी बैटरी लो होने तक मैं कितना चला पाया। पर फिर भी मुझे जो रेंज जो मिला है वो अराउंड 130 के आसपास, क्योंकि मैं थर्ड मोड पे चलाता हूँ, तो वो एक बात है। तो अगर आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि 150 किलोमीटर्स, सो आई हैव बीन ड्राइविंग दिस बाइक फॉर मोर देन ईयर नाउ, बट द थिंग इज़ दैट mostly I drive on the third mode, but I wasn't able to get like above 130. Maybe my driving isn't that good, you can say. And the second thing is that like I drive in the city conditions, so I haven't driven it totally on the long route or somewhere in the highway, so I don't know. But yeah, there are few people who are able to get a range of around 160 to 173. लाइक एक हमारे ग्रुप में एक बंदा है, उन्होंने 173 का माइलेज निकाल के दिखा चुके हैं इस बाइक से। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल, लाइक आप अगर वैसे करते हो तो आपको भी मिल जाएगी, पर उसके लिए कंडीशन ये थी
कि उन्होंने गाड़ी को 20 के स्पीड पे चलाई थी, 20। Like that is really impossible for me. Like I cannot drive my bike for 20 at a speed of 20 kmph just to get a better range. क्योंकि मतलब मेरा ये मानना है कि 20 के स्पीड पे बाइक चलाने से अच्छा आप चल के जाइए, आपको वो बेटर होगा। तो लाइक हाँ, आपको रेंज मिलेगा, तो उसके लिए फिर आपको 20 के स्पीड पे चलाना होगा, 20 के स्पीड पे। तो इफ़ यू आर एबल टू ड्राइव दैट देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू गेट like mileage of around 150 kilometers or maybe more than that, but I cannot assure you that because I haven't experienced those things. So but if your daily running is 100 kilometers then totally fine, no issues। अगर आपके 100 kilometers daily running अगर है तो आपको मिल जाएगी 100 किलोमीटर्स। तो एनी हाउ मिल जाती है, किसी भी मोड में चला लीजिए आपको। आप प्रॉपरली चला रहे अगर तो आपको 100 किलोमीटर्स का रेंज तो मिल ही जाता है, उतना तो है। 150 का मैं गारंटी नहीं दे रहा, तो वो एक बात है। How much can we drive this bike by using regenerative braking system? So if you are asking me that how much was I able to charge my bike by using the regenerative braking system, so honestly I would say no. Like I have driven this bike in regenerative mode when I was on the slope, so I have tried regenerative braking, but the thing is that I was able to I have driven around for 10 kilometers and the percentage which I saw, it was just 1% was charged. So like if you drive your bike in regenerative mode for 100 kilometers, then your bike will be charged for around 8%. So that doesn't make any kind of sense. तो आपको उसमें कोई सेंस नहीं है। आप रिजेनरेटिव ब्रेकिंग जो है ये बहुत कम है इसका। तो आप अगर 10 किलोमीटर चलाते हैं रिजेनरेटिव मोड पे, सो अगर आप रिजेनरेटिव मोड पे आप अगर नॉर्मली चलाते हैं अगर 10 किलोमीटर, तो आपका मुश्किल से 1% होता है, जो कि कुछ मतलब नहीं है। आपको मतलब 100 किलोमीटर पे 10% भी नहीं चार्ज होगी। तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के भरोसे पर आप रहिए मत। जस्ट ब्रेकिंग भी अगर प्रॉपर होती तो ओके था, पर नहीं, इसमें रिजेनरेटिव नहीं। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग द बैटरी विल लास्ट। तो ये देखिए, अगर आप लाइफ की अगर बात कर रहे हैं बैटरी की, तो द थिंग इज दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग वारंटी ऑफ अराउंड 5 years to 8 years, depend in which year you had purchased it. Because when the time I had purchased it, at that time I was told that you'll be having the warranty of 8 years. So that is the thing. So if you have purchased recent, so the battery warranty you might be getting will be like around 5 years, but that is enough। 5 साल तक भी वारंटी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से बैटरी लाइफ आप 5 साल पकड़ लीजिए, तो 5 साल इट इज़ ओके। क्योंकि इसके अलावा और कोई बाइक नहीं है, ना ओला ना सिंपल, सभी नॉर्मली 2 या 3 साल का वारंटी दे रहे हैं। तो उसके जो है बाद में यही एक है जिसका अच्छा वारंटी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे बेटर कोई और है। तो आप ये गाड़ी का बैटरी पे भरोसा कर सकते हैं। 5 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा वैसे भी, तो मेरे ख्याल से इट इज़ फाइन। तो 5 साल की वारंटी आप पकड़ लीजिए एटलीस्ट, और इट इज़ फाइन। लाइक यू गेटिंग अ वारंटी ऑफ 5 years, दैट इज़ ओके आई वुड से। बिकॉज अदर बाइक्स लाइक एथर एंड सिंपल, ओला, all those manufacturers is providing the warranty of like 3 years maximum, you can say, or you like most of them are having like warranty of 2 years. So this one Revolt is having a better warranty, so you can assume that the battery is worth 5 years. तो 5 साल तक आपकी बैटरी चलेगी, ऐसा पकड़ के चलिए वारंटी की वजह से। ओके किट्टू थिलाई बैटमेंट कर का sorry sir, actually I am not able to understand your language, so I would suggest you, if you have any question, please ask me question in either in English or Hindi, because I don't understand, so I won't be able to answer you, but still thanks for commenting. Okay, and so the question is that सुनील कुमार GPS, तो सुनील कुमार जी ने पूछा GPS काम नहीं कर रहा है भाई। जी हाँ, GPS का सबका प्रॉब्लम चल रहा है, आपका ही नहीं, पता है शायद कब सॉल्व होगा, पर GPS का सबका प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, मुद्दिसर शेख जी ने पूछा हुआ है, सर बाइक कितने दिन में वॉश कर सकते हैं, मतलब कि सर्विस स्टेशन पर या प्रेशर वाटर से। ओके, प्रेशर वाटर से आई मीन। तो देखिए, अगर आपको बाइक अगर वॉश करना है तो रोज़ भी वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ जो है ध्यान इतना रखिए कि पानी जो है वो थ्रोटल पे ज़्यादा मत लगने दीजिए। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत बार वॉश कर चुका और मैं मोस्टली वॉश करते ही रहता हूँ, तो
प्रेशर वॉशर से आप यूज़ कर लीजिए। पर जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बैटरी है, आप वॉश करते वक्त बैटरी कंपलसरी निकाला कीजिए, और बैटरी रिमूव करके ही हाँ, तो बैटरी निकाल के ही आप बाइक वॉश किया कीजिए। और जैसे आपके वॉश करके बाइक हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद में आप थोड़े देर बोलते हैं ना, मतलब गाड़ी को धूप में रखिए। थोड़े सूखने के बाद आप नॉर्मल यूज़ किया कीजिए। मुझे नहीं लग रहा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। आप प्रेशर वॉश से आप रोज़ भी चाहिए तो धो सकते हैं, अच्छा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में बेल्ट है किसी के पास, ओके। आई फॉर आई ने पूछा हुआ है, इसकी बैटरी क्वालिटी कैसे लगी आपको, मतलब आफ्टर लॉन्ग रेंज कम हो सकती है क्या? जी हाँ, देखिए लिथियम फॉस्फेट हो या फिर लिथियम आयन बैटरी हो, इनकी जो लाइफ जो होती है, लाइफ साइकिल तो अच्छी है, पर बैटरी डिग्रेड होती है। तो डिग्रेड होती है तो आपको इनको रिफ़्रेश करना होता है। अभी डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको पकड़ लीजिए फिर भी मेरे ख्याल से अराउंड 1000 साइकिल के बाद इनकी बैटरी डिग्रेड होना स्टार्ट होती है। मीन्स आपकी अगर बैटरी जो कैपेसिटी है 100%, तो वो आके 80% पे रुक जाएगी। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप वारंटी में आप चेंज करा लीजिए या बैटरी स्वैप करा लीजिए। तो यहाँ पे रिवॉल्ट में तो आपको इशू नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो आई होप मैंने सबके सवालों का जवाब दे दिया है, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि और भी जो सवाल है कुछ ऐसे जिनसे रिलेटेड है, तो उनकी मैं वीडियो बना सकूँ। तो जैसे भी कुछ यूज़र ने बोला हुआ है कि उनको बेल्ट के रिलेटेड, बेल्ट टूटने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि बेल्ट क्यों टूट रही है, कैसे एडजस्ट की जाती है। तो उसकी वीडियो अभी बहुत जल्द आ जाएगी। तो मेरे कैसे जितने जल्द होगी मैं ट्राई करता हूँ, और उसकी वीडियो मैं बना दूँगा आपको कि बेल्ट कैसे एडजस्ट करना है, बेल्ट कैसे रिमूव करना है, और बेल्ट क्यों टूट रही है वो रीज़न क्या, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तब तक स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली मेरे जो वीडियोस जो देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। कुछ अराउंड मैंने चेक किया तो हार्डली 15% जो है वही सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी नॉर्मली 85% जो मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, वो उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, लाइक क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पर मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चले, क्योंकि मेरा कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है कि मैं जैसे आपको वीडियो डालूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपको वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप प्लीज़ मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास आएगी और सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये मेरे एक सजेशन है, आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तब तक अगली वीडियो बनाने के लिए फिर से जल्दी मिलता हूँ आपको।